तो आज हम जो है इस वीडियो में स्वदेशी आंदोलन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। स्वदेशी आंदोलन किस वजह से हुआ था, क्या कारण थे स्वदेशी आंदोलन के, उग्रवादी, उदारवादी और कांग्रेस का क्या रुख रहा इस चीज़ को लेके, जनाधार क्या क्या थे, मतलब जनता के किन किन वर्गों ने इस आंदोलन में भाग लिया, और इस आंदोलन का मूल्यांकन करेंगे कि आखिरकार ये आंदोलन सफल रहा या क्या असफल रहा, मतलब इसके क्या प्रोज और कॉन्स थे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्वदेशी आंदोलन जो था ये किस चीज़ को लेकर स्टार्ट हुआ था? बंगाल विभाजन को लेकर। 1903 में ब्रिटिशर्स ने जो है ये चीज़ बोल दी थी कि हम जो है बंगाल का विभाजन कर देंगे, और इन्होंने ये तर्क दिया कि बंगाल की पॉपुलेशन जो है वो 73 मिलियन पॉपुलेशन है, और हमें यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है इन चीज़ों का प्रशासन करने में। लेकिन ये सच नहीं था। मेन उद्देश्य जो इनका था वो ये था कि उस समय बंगाल जो था सभी राष्ट्रवाद का प्रमुख केंद्र बना हुआ था। तो मेन कारण था कि इसको वीक कर दिया जाए डिवीज़न के द्वारा। डिवीज़न जो है भाषा और धर्म के आधार पर थे। भाषा के आधार पर बंगाली जो थे वो अल्पसंख्यक थे और हिंदी और उड़िया बोलने वाले बहुसंख्यक थे। वेस्ट बंगाल में देखें तो हिंदूज़ की संख्या ज़्यादा थी और ईस्ट बंगाल में मुस्लिम्स की संख्या ज़्यादा थी। यहाँ पे सांप्रदायिकता बढ़ाने का काम कर्जन ने और किया, उन्होंने मुस्लिम्स के प्रति अपना प्यार दिखाते हुए कहा कि वो जो है पूर्वी बंगाल की राजधानी को ढाका शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से जाहिर सी बात है कि मुस्लिम्स जो है इस आंदोलन से दूर रहे। कुछ मुस्लिम्स ने इसमें भाग लिया। अब हम यहाँ पे देखेंगे उदारवादियों को क्या रोक रहा। तो उदारवादियों ने विरोध किया। जैसा कि हम जानते हैं कि उदारवादियों का टाइम पीरियड जो रहा है वो 1885 से 1905 तक रहा है। तो 1903 से 1905 तक इन्होंने विरोध किया, जिसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी, के मित्रा, पृथ्वी चंद्र राय प्रमुख थे। इन्होंने जो विरोध किया था उस विरोध में इन्होंने क्या किया? प्रार्थना पत्र सौंपे, सभाएं आयोजित की, निंदा प्रस्ताव पारित किए। संजीवनी, हितवादी और बंगाली इन समाचार पत्रों के माध्यम से इन्होंने विरोध किया। इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य ये था कि हम भारत और इंग्लैंड में जितने भी शिक्षित भारतीय हैं उनके माध्यम से हम जनमत तैयार करेंगे, और फिर अंग्रेजी सरकार पर हम जो है दबाव डालेंगे ताकि वो इस विभाजन को वापस ले लें, विभाजन ना करें। तो इस तरीके से 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन से स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होता है। इस स्वदेशी मूवमेंट को बहिष्कार आंदोलन या स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन भी कहते हैं, क्योंकि इस आंदोलन में जो है विदेशों से जो मैनचेस्टर के कपड़े आ रहे थे, लिवरपूल का नमक, इन सभी का बहिष्कार किया गया। ऑफिशियली देखें तो 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन लागू कर दिया है, और इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। लोगों ने वंदे मातरम का गीत गाया, व्रत रखे और एकता दिखाते हुए दोनों क्षेत्रों के लोगों ने आपस में एक दूसरे को राखियां बांधी। यदि और जल्द ही आंदोलन जो है ये सिर्फ बंगाल तक न रहकर पुणे, बॉम्बे, पंजाब, दिल्ली तक पहुंच गया। पुणे और बॉम्बे में इसका नेतृत्व तिलक ने किया, पंजाब में लाला लाजपत राय और दिल्ली में जो है हैदर रजा ने किया, मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने किया। तो आगे चलकर अब हम देखें कि कांग्रेस का अब स्वदेशी मूवमेंट में क्या क्या रुख रहा। तो कांग्रेस का सेशन 1905 में बनारस में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की, और उन्होंने यहाँ इस सेशन में 2 प्रस्ताव निकाले। ये प्रस्ताव 2 स्वीकृत हुए कि जो कर्जन की नीति है उसकी जो है हम निंदा करेंगे, मतलब जो भी प्रतिक्रियावादी नीति थी कर्जन की, और बंगाल विभाजन की आलोचना करेंगे। और दूसरा ये था कि जो भी बंगाल में बंग भंग विरोधी अभियान चल रहे हैं और स्वदेशी अभियान है इनको समर्थन देंगे। लेकिन यहाँ पे उग्रवादियों का मत ये था, वो चाहते थे कि ये जो बंगाल का विभाजन को लेकर जो आंदोलन चल रहे हैं, इस आंदोलन को सिर्फ बंगाल तक ही सीमित ना रख के इनको बाहर भी प्रसार किया जाए, और हम सिर्फ वस्तुओं का ही सिर्फ बहिष्कार ना करें, इसके अलावा हम पूर्ण स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में भी इसको जो है आंदोलन को करें। लेकिन उदारवादी उस समय जो है प्रभुत्व में थे यहाँ पे, तो वो इस पक्ष में नहीं थे। अब अगला सेशन 1906 में हुआ था कलकत्ता में, जहाँ पर दादा भाई नौरोजी जो थे उन्होंने अध्यक्षता की इसकी, और यहाँ पर इन्होंने कांग्रेस के लक्ष्य को स्वशासन या स्वराज इन्होंने कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया। आगे चलकर 1907 में जब सूरत में अधिवेशन हुआ इसका, तो वहाँ पे चलकर दोनों मत विभाजित हो गए, कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी दोनों में विभाजन हो गया। अब यहाँ देखते हैं कि उग्रवादियों का क्या रुख रहा स्वदेशी मूवमेंट को लेके। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसे जन आंदोलन देने का
प्रयत्न किया, इन्होंने नया स्वरूप प्रदान किया इस आंदोलन को। किस तरीके से? इन्होंने विदेशी वस्तुओं का आविष्कार किया, जिसमें नमक, चीनी का आविष्कार किया। जो भी विदेशियों के धार्मिक समारोह होते थे, वहाँ पर बोला, ब्राह्मणों से अपील की ना जाने की, धोबियों से उनके कपड़े ना धोने की अपील की, जनसभाएं की, स्वयं सेवी संगठनों व समितियों का गठन किया, जैसे कि स्वदेश बंधव समिति, जो कि अश्विनी दत्त की थी, और स्वदेशी संगम एटसेट्रा समिति बनाई। परंपरागत व लोकप्रिय उत्सवों का राष्ट्रवादी भावनाओं के प्रसार के रूप में यूज़ किया, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक ने गणपति और शिवाजी के उत्सव मनाए। अब है आत्मविश्वास पर बल दिया, स्वदेशी या राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम, जैसे कि कलकत्ता में नेशनल कॉलेज खोला, देशज उद्योगों को प्रोत्साहन देना स्टार्ट किया। इस तरीके से उग्रवादियों ने स्वदेशी मूवमेंट में अपना योगदान दिया। इसके अलावा जो है सांस्कृतिक जगत में भी क्या प्रभाव रहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है अमर सोनार बांग्ला सॉन्ग लिखा, यही आगे चलकर बांग्लादेश का नेशनल एंथम बना। तमिलनाडु में सुब्रमण्यम भारती ने सुदेश गीतम लिखा। मर्मज्ञ नंदलाल बोस को भारतीय कला को प्रोत्साहन करने की वजह से इन्हें 1907 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की फर्स्ट स्कॉलरशिप मिली। अब हम देखते हैं कि इसमें किस किस की जन सहभागिता रही। तो विद्यार्थियों ने यहाँ पर बढ़ चढ़कर प्रयास लिया, काफ़ी सभाएं की, बहिष्कार किया चीज़ों का, लेकिन इन्हें इस चीज़ों का खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे पकड़े गए थे उनकी स्कॉलरशिप्स रद्द कर दी गई, और जो भी हेल्प उन्हें मिलती थी वो भी समाप्त कर दी गई, और उन्हें नौकरियों के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। यहाँ पे महिलाओं ने भी भागीदारी ली, जिसमें शहरी मध्य वर्ग की महिलाएं थीं। मुस्लिम्स ने भी भागीदारी ली, लेकिन जो है उच्च और मध्य वर्ग के मुस्लिम दूर रहे इससे। इन मुस्लिम्स में यदि हम देखें तो अब्दुल रसूल, लियाकत हुसैन, गजनवी मोहम्मद आज़ाद हैं। अब यदि इसका जनाधार देखें तो इसका ज़्यादा व्यापक जनाधार नहीं था। कुछ ही वर्ग के ज़मींदार थे, विद्यार्थी थे, महिलाएं थे, और निम्न वर्ग के लोग ही सक्रिय थे यहाँ पे। ये मुस्लिम्स और फार्मर्स को प्रभावित भी नहीं कर सका ये आंदोलन, और 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ सलीमुल्लाह खां व आगा खान के नेतृत्व में, जिसमें कि इस आंदोलन को समाप्त करने के तौर पर अंग्रेजों ने इस मुस्लिम लीग का प्रयोग किया। अब देखें बंगाल विभाजन का लोग, तो 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, और इसकी कैपिटल जो थी वो कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट कर दी गई। और इसकी ये जो डिसीजन लिया गया कि इसकी कैपिटल को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया, इसको लेकर मुस्लिम्स बिल्कुल भी खुश नहीं थे। बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया, और असम को भी अलग कर दिया गया। अब यदि हम यहाँ देखें स्वदेशी आंदोलन का मूल्यांकन करें, तो इसकी सफलता और असफलता के बारे में देखें, तो मतलब एक तरीके से प्रोज एंड कॉन्स देख रहे हैं, तो मतलब क्या क्या सफलताएं रही इसकी। इसको लेकर कठोर दमनात्मक रुख अपनाया ब्रिटिशर्स ने, और सक्रिय संगठन के रूप में उभर कर नहीं आ सका। आगे चलकर ये नेतृत्वहीन हो गया, क्योंकि 1908 आते आते तक मोस्टली सभी नेता जो थे वो उन्हें बंदी बना लिया गया था, जेल में डाल दिया गया था। कांग्रेस के आंतरिक झगड़े, जैसे 1907 में सूरत विभाजन हो गया था, सभी वर्ग में ये अपनी पैठ नहीं कर पाया था, मुस्लिम्स और फार्मर्स तक पहुंच नहीं पाया था, सिर्फ कुछ ही लिमिटेड वर्गों ने इसको अपना सहयोग दिया। असहयोग और सत्याग्रह सिर्फ सैद्धांतिक तौर पर ही थे, व्यवहारिक तौर पर इन्होंने प्रयोग नहीं किए। अब इसके बाद यदि हम इसकी सफलताएं देखें कि क्या क्या जो है इसकी सफलताएं रहीं, तो इन्होंने जनता की भावनाओं को जागृत करने का प्रयास किया, साहित्य, विज्ञान, उद्योग जगत पर इनका प्रभाव रहा, राजनीतिक एकता की महत्ता से परिचित कराए लोगों को, और इस आंदोलन के द्वारा जो भी अनुभव प्राप्त हुए उससे लोगों ने आगे आने वाले स्वतंत्रता संघर्ष में जो भी भावी राजनीति थी वहाँ उस राजनीति को तय करने में हेल्प मिली। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये कंप्लीट किया स्वदेशी मूवमेंट। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।